नमस्कार दोस्तों। लम्हे ज़िंदगी में मैं पूजा भारद्वाज आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का विषय रहेगा हमारा आपकी हिंदी सरल हिंदी। आज दिन रविवार 3 बजे अब से ये क्लास हमेशा चालू रहेगी, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो हिंदी सीखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि ज़्यादातर विषय हमारे इंग्लिश में होते हैं, तो वो इंग्लिश उन्हें बहुत सरल लगती है। मगर हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो उसको हम सरल बनाएंगे, कैसे उसे सीख सकते हैं, उसके लिए हम मिलते हैं सर से, जिनका नाम है प्राणेंद्रनाथ मिश्र जी। ये हमको हमारी हिंदी को सरल बनाएंगे और हमें हिंदी पढ़ना बोलना से और सब चीज़ सिखाएंगे हमें। आजकल लिखना बहुत पसंद है, तो हमें काव्य के बारे में, साहित्य के बारे में, इस चीज़ का ज्ञान देंगे वो हमें। उनसे हम रूबरू होंगे, कुछ सवाल जवाब होंगे उनसे, जिनका वो जवाब देंगे। यदि आपके भी कोई सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। प्राणेंद्रनाथ मिश्र जी, मैं उनके लिए थोड़ा सा बताती हूँ कि वो प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था, शिव की नगरी में। उसी तरह के वो भोले हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। उनका नेचर बहुत शांत स्वभाव का है और पेशे से वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। विमानों की रख रखाव में उन्होंने 35 वर्ष दिए हैं और आज भी वो एयर इंडिया में विमानों की रख रखाव में कार्य कर रहे हैं। तो मिलते हैं सर से। सर, स्वागत है आपका लम्हे ज़िंदगी के पटल पर। जी नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर लाने के लिए। और सभी जो दर्शक हमारे होंगे, जो श्रोतागण होंगे, सभी को सादर नमस्कार। हाँ सरल सर। हिंदी, अपनी हिंदी और लम्हे जिंदगी के सबका स्वागत है। और मैं गौरवान्वित हूँ कि आपके इस मंच पर हूँ कुछ बातें करने के लिए। सर, मैं इस चीज़ के लिए मैं बहुत वो हूँ, शुक्रगुजार आपका कि आपने मुझे टाइम दिया इस चीज़ के लिए। आप इतनी दूर से हमसे जुड़े हैं। तो मैं बस आपसे ये साहित्य, ये आजकल के बच्चे हिंदी नहीं जानते हैं, उन्हीं के लिए जी मैं ये हिंदी के उन्हें सरल हिंदी बताना चाहती हूँ कि हिंदी से डरना नहीं है, हमारी मातृभाषा है, उसे सीखना है। तो उसी के लिए मेरे कुछ सवाल हैं कि हिंदी उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई? और कहाँ से इसकी जी उत्पत्ति हुई है, तो उसके बारे में मत बताइए सर। जी। सबसे पहली बात तो देखिए, मातृभाषा से बढ़िया कोई भाषा नहीं होती। हाँ सर, ये तो। सबसे पहले तो हम माँ कहकर ही हम किसी को बुलाते हैं और सबसे नजदीक हम माँ के होते हैं। कोई भी भाषा हो, दूसरी भाषाएं सीखी जाती, सीखते हैं। और ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जो कई सारी भाषाएं जानते थे, 9 भाषाएं 10 भाषाएं जानते थे। आज भी अंग्रेजी से हिंदी कहीं बेहतर है। अगर हम हिंदी बोले आपस में और इसका व्यवहार करें, तो हम पाएंगे कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। हाँ। अगर ऑनर है तो उसको एच से नहीं लिखते, अगर ऑनर है तो हम ऑनर ही लिखते हैं, अ से लिखते हैं। ये वैज्ञानिकता है। और ये वैज्ञानिकता आई है हिंदी की संस्कृत से। संस्कृत जी। हमारी देववाणी रही है। और सबसे पहले आज तक ये देखा गया है कि सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, जो ईसा के भी करीब 5-6 हजार साल पहले की बात है। तो वो जो भाषा थी वो देववाणी थी। उसको दैविक भाषा बोलते थे, संस्कृत बोलते थे। देववाणी कहलाती थी संस्कृत में भी उच्चतम। जी। उसके बाद जो ऋषि मुनि हुए, वो धीरे धीरे बातचीत। अब जब कभी कोई बातचीत होती है और कोई चीज लिखी जाती है तो फर्क होता है। जब हम लोग एक साधारण बातचीत करते हैं तो हमारे हमारी भाषा में थोड़ा बहुत अलगाव, थोड़ा बहुत ऊंच नीच, थोड़ी वाक्य विन्यास कहीं कहीं इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो बड़े सतर्क होकर लिखते हैं, अनुशासित होकर लिखते हैं। हाँ जी। तो हिंदी का विकास ऐसे नहीं हुआ। हिंदी अपभ्रंश होते होते बिगड़ते बिगड़ते आई है। संस्कृत भाषा जब वो थोड़ी सी अपभ्रंश हुई, थोड़ी सी खराब हुई, तो वो पाली में परिवर्तित हो गई। ओके। पाली के जी। बाद, और पाली जब खराब हुई तो वो प्राकृत में हो गई। और प्राकृत जब खराब हुई तो बोलचाल की भाषा ज्यादा यूज होने लगी। जैसे आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ आजकल जी। देखिए हम लोग हिंदी बोलते बोलते, मुझे याद है कि हमारे जो चाचा ताऊ पापा वगैरह जो भी रहे हैं, वो अच्छी हिंदी बोलते थे, कहीं भी इंग्लिश का वर्ड नहीं था। इंग्लिश का यूज़ नहीं उर्दू होता के था। अभी हम तो अक्सर जो है, क्या टाइम हुआ भाई, अरे उसके बाद कहते कहते एक सेंटेंस भी इंग्लिश में बोल देते हैं। हाँ, तो अब ये क्या है कि धीरे धीरे हमारी बोलचाल भाषा, अब उसको हम लिखने भी लगे। कई आप मिक्स हो गई नॉवेल है। देखेंगी, जी, तो कई आप नॉवेल देखेंगी, उसमें भी
इंग्लिश धीरे धीरे लोग लिखने लगे हैं, हाँ। इसमें हिंदी में ही इंग्लिश को लिख देते हैं। तो अब वो भाषा जो है धीरे धीरे हमारी इसमें आ रही है। तो इससे भाषा का होता है परिवर्तन होता है, परि- भाषा धीरे धीरे दूसरी तरफ हो रही है। ऐसे ही संस्कृत से बदलते 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 भाषा अपभ्रंश तक आई। और अपभ्रंश के बाद करीब ईसवी सदी अगर कहा जाए तो 1000 इसमें एडी में ये उसके आसपास जो है भाषा हिंदी हो गई। और वो हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं में बदल गई। रजवाड़े थे, जहां जहां जैसे लोग रहते थे वहां वहां पर वो बदलते बदलते वो भाषा हिंदी में आई। संस्कृत छूट गई थी, यद्यपि ये संस्कृत की ही दुहिता है, ध्यान। बेटी है, बेटी है। उसी के कोख से हुई है, लेकिन वो धीरे धीरे बदलती गई। और उस समय क्या आप देखेंगे चंद बरदाई वगैरह या ये जो पुरानी पुरानी इनकी किताबें हैं जो जिनमें पद्य लिखे हुए हैं, हम्म, वो वीर गाथा काल था। और उस समय वो सारी जो भाषाएं हैं या जो शब्द हैं आप देखेंगे आज की खड़ी बोली से नहीं मिलती। नहीं बोल मिलते सर। सर हम आजकल लोग हिंदी जब को कभी बहुत पढ़े, टफ बना दिया गया है। हाँ, वो नहीं तो समझ उसमें पाते हैं। क्या, नहीं समझ पाते। उसमें क्या है कि धीरे धीरे बदलाव होता रहा। उसके बाद और भी टूटती गई हिंदी, और भी क्षेत्रीय भाषाओं में बदल गई। हाँ आप देखेंगे कि कई सारे क्षेत्र रहे हैं। जैसे एक एक भाषा उस समय चलती थी जो शौरसेनी थी। शौरसेनी भाषा आपके पश्चिम जो आपका ये कहा जाए भारत है, पश्चिमी भारत के आसपास हाँ जी। और उत्तरी भारत के आसपास, मेरठ वगैरह के आसपास, दिल्ली उल्ली के आसपास, इन सब के आसपास रहती थी। उसके बाद कुछ ऐसी भाषाएं हुई जो पैशाची, जो पंजाबी वगैरह में बदली बाद में, उससे हम्म, पंजाबी निकली है। एक भाषा बनी जो अपभ्रंश होकर के ब्राचन, हाँ, उससे सिंधी निकली। सिंध। तो एक भाषा उससे अपभ्रंश हुई जो खस थी, खस भाषा से पहाड़ी नेपाली भाषा वगैरह निकली। और इसी तरीके से एक अपभ्रंश भाषा और बनी, वो महाराष्ट्री थी, उससे इसी मराठी तरह से निकली। भाषाएं बनती चली गई ऐसे। इस तरह भाषाएं बदलती चली गई। जो मगध का एरिया था उससे मागधी निकली, उससे हाँ, बिहारी भाषा आई, बंगला भाषा आई, उड़िया भाषा आई, असमिया भाषा आई। तो इस तरीके से संस्कृत के रूप बदलते गए जैसे जैसे वो उतरती गई, जैसे जैसे बातचीत में बोलचाल में आती गई। आजकल देखिए ना, हम लोग एसएमएस करते हैं तो कहीं इमोजी डाल देते, अब धीरे हाँ धीरे जी। इमोजी भी वो भाषा में चला आ रहा है। तो भाषा इस तरीके से परिवर्तित होती रहती है, आती रहती है। लेकिन तो उसको सर सरल के बोल फिर कैसे बनाया जाएगा उसको? इसको देखिए सरल करने के लिए भी बहुत ही सरल कर दिया गया है। अभी हम लोगों के, आपको याद होगा हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो जो वर्ण वगैरह पढ़ते थे, अ आ इ हाँ। ई स्वर करते थे, और वर्ण था काका गाघा अंगा हाँ जी। चाचा चाचा इया। अभी देखिए इया और अंगा हाँ। ये हट गए, हाँ कहीं जी। नहीं। मगर सर अभी गंगा आ लिखते हैं, ई और ई में भी बहुत डिफरेंट होता है सर, बच्चे नहीं बोल पाते हैं, लिखते हो मात्रा नहीं गलती बोल है। पाते हाँ जी। जी। कहीं पर हमने देखा था एयर इंडिया लिखा था, आ के हम्म। ऊपर एक ही मात्रा बनाई। अब ये तो कहीं हमने देखा नहीं है, क्योंकि दोनों स्वर हैं, हाँ वो जी। स्वर की मात्रा है। तो स्वर की मात्रा के ऊपर अगर आप स्वर लगाएंगे कि मात्रा लगाएंगे तो बड़ा बेढा हो जाता है। लेकिन ये ठीक है, उनको उतना नॉलेज नहीं रहा होगा, लिख दिया। लेकिन इनको समझना इजी है, क्योंकि हिंदी इजी है। हाँ हिंदी भाषा बहुत ही इजी है, सरल है। शब्द इसमें बहुत जगह मिले हुए हैं। उर्दू के शब्द आ गए हैं, हिंदी के शब्द तो हैं ही, संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के तद्भव या बिगड़े हुए शब्द हैं। इसके बाद इसमें तुर्की के शब्द हैं, अरबी फारसी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द आ गए हैं। तमाम तरीके के जो जो शब्द आते रहते हैं। हिंदी इतनी विशाल है कि उसको लेती रहती है, गंगा की लेती तरह है। रहती है। बहुत जो कहीं विशाल से भी मिल क्षेत्र है इस गया हिंदी का। जी, तो उसके संगम के साथ ही चलती रहती है। तो हिंदी, लेकिन फिर भी जो बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा, हाँ जी। ये दोनों थोड़ा सा अलग। तो फिर सर साहित्य क्या है और बोलचाल की हिंदी क्या है सर, उनमें क्या अंतर रहेगा फिर सर? देखिए बोलचाल की भाषा ऐसी होती है कि हम बोल रहे हैं और हमारे सामने जो बैठा हुआ वो समझ रहा है, बिल्कुल सपाट जो हम बोल रहे हैं वही वो समझ रहा है। जी। या बिल्कुल कहीं पर कोई अलंकार नहीं, कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं, बिल्कुल कोई किसी तरीके से उसको सजाया नहीं गया है। बिल्कुल सपाट भाषा जो होती है वो बोलचाल की भाषा होती है। जैसे हमको एक सोना एक खरीदना, दूसरे की भावना समझ रहे हैं हम, सीधे जो बोल रहे हैं वो भावना जी समझ रहे हैं। जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रहीमदास जी ने एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी बिने न उबरे मोती मानुष चूर। सुन। अब देखिए, हाँ। पानी पानी एक ही शब्द है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि पानी बिना न उबरे मोती मानुष चूर। अब मोती की बात है तो उसके लिए पानी की जरूरत होगी, पानी पानी की जरूरत में है। ही मोती होता है। हाँ जी। मानुष माने आदमी, आदमी पानी कहते के हैं बिना मैं नहीं रह तुम्हारे, सकता। हाँ कहते नहीं, आदमी रह नहीं सकता बिना पानी के। हाँ जी। और चूना जो है पानी के बिना सूख जाएगा। सूख कितनी जाएगा। बड़ी बात कह दी। और दूसरी इसमें एक बड़ी छिपी हुई चीज थी कि लोग कहते रहे तुम्हारा क्या पानी उतर गया है जो इस तरह गलत बात कर रहे हो। ये भी कहते हैं ना, आन आन। हाँ, तो उन्होंने एक शब्द लेकर के इतने सुंदर तरीके से बताया, तो ये साहित्यिक भाषा हुई, ये साहित्यिक बोलचाल की भाषा भाषा हो नहीं गई। हुई। इस भाषा को जब आप पढ़ेंगी तो इसमें एक कला आती है, एक हाँ, लालित्य आता है, एक 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 आनंद आता है। क्योंकि सर जब आजकल ना तो बहुत ये लोग जो लिखने लगे साहित्य, हैं, तो मगर उन्हें ये साहित्य हाँ का ज्ञान नहीं है, तो कि कैसे लिखना है। लिखते सब है क्योंकि वो भावनाओं से जुड़े हुए हैं, बट क्या तरीका सही है और देखिए क्या रूप होते हैं उनके। अभी तो लोग लिखने लगे हैं, बहुत कुछ हाँ लिखने सर। लगे हैं। और लिखना चाहिए भी, मैं तो ये कहूंगा। और इसका एक कारण भी है क्यों लिखने लगे हैं, वो इसलिए कि आजकल की जिंदगी इतनी अधिक परेशान उबाऊ हो गई है, इतनी ज्यादा यंत्रवत हो गई है कि लोग परेशान रहते हैं। हाँ। अब वो लिखते ही इसलिए हैं कि अपने मन के भावों को हटाते हैं, निकालते हैं, जो उनके मन में है छिपा हुआ, उनको लिखने की कोशिश करते हैं, तो उससे उनको शांति मिलती है। अब आप एक चीज देखिए, जब कभी मन में शांति मिले, मन को आनंद आए कि हम ये चीज लिखे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, इसका माने हमारे भाव जो है वो आनंदित हो रहे हैं। आनंदित जब होते हैं। भाव आनंदित हो रहे हैं, जब भाव आनंदित होते हैं, तब वो साहित्य निकलता है, हाँ सर, क्योंकि कई बार इंसान रो नहीं पाता तो वो लिख के भी अपने भाव को निकाल देता है। निकाल देता है। हाँ तो जी। साहित्य जो है, साहित्य का तो वैसे मतलब है कि साहित्य दो तरह से रखा गया है, सा और हित। हाँ जी। माने जो सबके हित साहित, में हो। सबके साथ, सबके हित और में, सबके हित में हो। समाज के लिए हो। और एक है, एक इसका दूसरा अर्थ है कि सह हित, माने साथ साथ सबके सुख दुख के लिए शब्दों को लेकर के आप चलिए। हाँ। साहित्य में सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको शब्द चयन और जो आप कहना चाह रहे हैं उस वो दूसरों को आनंदित करते हैं। हाँ। तो ये एक कला कला है, साहित्य एक कला है। और ये कला लोग जाने अनजाने, जरूरी नहीं कि कोई बहुत पढ़ा लिखा हो वो साहित्य कर लेगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो बिल्कुल अनपढ़ है वो साहित्य नहीं लिख पाएगा। कभी कभी कुछ लोग, आप देखिए भावावेश में कभी आपके बेटा बेटी कुछ ऐसी बात कर देते हैं हाँ, कि मन को छू जाए। छू जाती हैं। अब उसी बात को अगर वो पद्य में, गद्य में या किसी में लिख दें, हाँ सर, उसको तो जैसे आपको हम जो हमने सीखी है उस, थोड़ी सी कला, जो हिंदी के जो दो रूप हैं, एक काव्य, काव्य जो लिखे जाते हैं दो रूप में लिखे जाते हैं, एक गद्य में एक पद्य में। जी तो सर उनके वो चीज बताइए सर, कैसे दोनों में डिफरेंस है सर, अंतर क्या है सर। पहली वही मेरी देखिए, गलती मेरी है, देखो मैं हाँ फिर वो इंग्लिश में आ गई। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो है कि साहित्य हाँ। कला है। हाँ जी। अब आप कहेंगे कि कला किस तरीके से है। किसी तरह से लिखे। कला, कला किसी भी चीज को कहते हैं जो आपको अ, जो एक दो तरह की कला होती है, एक हाँ होती जी। है उपयोगी और एक होती है ललित कला। हाँ जी। उपयोगी कला जैसे मान लीजिए आप घर में चेयर बनवा रही हैं, टेबल बनवा रही हैं, मेज वगैरह है, कुछ अलमीरा बनवा रही हैं। आप कहेंगे ये अलमीरा सुंदर लग रहा है, लेकिन अगर वो उपयोगी नहीं है तो आपके लिए अलमीरा बेकार है। बेकार है। वो भी वो भी कलात्मक है, लेकिन उसमें भी सौंदर्य है, लेकिन वो उपयोगी कला है। दूसरी होती है ललित कला। अब ललित कला में जैसे डांस है, संगीत है, नृत्य है, संगीत है, नाटक है, और गान गायन है, ये सब चीजें कहलाती हैं ललित कला। ललित कला जिसमें लालित्य आए, तो जो साहित्य है वो ललित कला की श्रेणी में आता है। ये ललित कला वो कारीगरी होती है जो जो आपके भावों को, आपके इंद्रियों को, आपके मन को जो उद्वेलित कर दे, जो आपको आनंद दे, हाँ जी। सुख नहीं आनंद दे, वो ललित कला है। जैसे संगीत, संगीत आप सुनेंगे आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी और मन एक ऐसे ऐसे बहुत घूमने मन, लगेगा। हाँ, बहुत आनंदित आप किसी करता है। आप किसी का गाना सुनिए
अब वो एक मुकेश का गाना हमको बहुत अच्छा लगता है, सजनवा बैरी हो गए हमारे, बहुत बढ़िया लगता है, मैं आंख बंद कर लेता हूँ। हाँ। रामायण मुकेश की हमको बहुत अच्छी लगती है, इतनी सुंदर तरीके से गाते हैं। तो वो ये सब ललित कला है। ये कहीं कहीं पर अक्सर जो है जो हमें कॉन्फ्लिक्टेड आनंदित होती कर है, जाए। जो आनंदित करती है, जो आत्मा को प्रसन्नता दे, प्रसन्नता दें। वो ललित कला है। इसी में आती है आपकी साहित्य। अब साहित्य में दो चीजें हैं, हाँ जी। एक गद्य है, एक एक पद्य है। पद्य है, हाँ जी। अब जब बच्चा छोटा रहता है और जब बिल्कुल वो पूरी तरीके से बोल नहीं पाता, आप उसको जब कहती हैं कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, तो उसको एक आनंद आता है। हाँ जी। धूम धड़क्का हल्ला गुल्ला भालू खाता है रसगुल्ला, तो आपका 5-6 साल का बच्चा जो है बहुत खुश हो जाएगा। अरे अ, भालू खाता है रसगुल्ला, धूम धड़क्का हल्ला गुल्ला, तो जो हल्ला गुल्ला और धूम धड़क्का और रसगुल्ला, ये दोनों का मेल कम। उसके मन को एक आनंद देता है। कॉम्बिनेशन जो है, कम। ये तुकबंदी, और इसमें एक राग है, लय है। आप अगर हमारा पुराना साहित्य देखें, संस्कृत के जितने भी श्लोक हैं वो सब छंदबद्ध, हाँ जी। बिल्कुल बंधे हुए हैं। जितना बंधे हुए। जितनी मात्राएं ऊपर है उतनी मात्राएं नीचे हैं। चौपाइयां देखिए, रामायण देखिए, वाल्मीकि जी की, या फिर रामचरितमानस की देखिए, या सूर्य के पद देखिए, मीरा के पद देखिए, ये सारे के सारे छंदबद्ध है। रसखान का देखिए, हाँ, छंद केशव पर। का देखिए, हाँ जी। सब छंदबद्ध। तो ये गद्य तो है अभी हाल ही में आया, 300 साल पहले, करीब 300-350 साल पहले। उससे पहले पद्य ही था। तो पद्यात्मक चलते रहने से एक भाषा में लोच लचक रहती है और वो मन के अंदर गहरा प्रभाव देती है। तो काव्य जो है वो पद्यात्मक अगर है तो एक अलग असर डालता है। आप किसी भी बच्चे को अगर आप उसको टेबल्स याद करना चाह रही हैं, तो पुराने जमाने में टेबल्स तो गानों में होता था। एक दो दिन दो 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 दूना चार, दो तिहाई छह, इस तरह करके याद करते थे। तो वो एक रिदम रहता था और उसी रिदम में बच्चे याद कर लेते थे। आप देखिए बच्चों की राइम्स जो है इंग्लिश में, वो भी इसी तरीके से आपकी रिदमिक होती है। हाँ सर। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, वो सब इस तरीके से। मछली और जल हम की लोगों का रानी है। मछली जल की रानी है, हाँ। और इस तरीके से चंदा मामा का है। हाँ और जी। वो इस तरीके से एक रामधारी सिंह दिनकर जी का था, बड़ी अच्छी कविता थी। अ, हटकर हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। झुमझुम। तो अब ये इतना सुंदर इस शब्दों का सामंजस्य और इसको मिलाया है, बच्चों को अच्छा लगेगा। और मतलब देखिए कि चांद कह रहा है माँ से, मुझे एक झिगोला सिलवा दो, मुझे ठंड लगती हाँ, ठंड लग रही है। है। तो इस तरीके से ये साहित्य आता है। ये साहित्य जो है ये एक ललित कला है, और इसका जो इसकी इसमें एक कारीगरी होती यानी कि जो हम है। राइम्स में लिखते हैं वो गद्य है। नहीं, जो राइम्स में लिखते हैं तो हम लिखते हैं, राइम्स में लिखते हैं, लेकिन उसका मतलब तो निकलना चाहिए। हाँ जी। हम राइम्स में लिखते हैं, किसी भी तुकबंदी करते हैं तो उसका एक मतलब, जैसे रहीम जी का भी आपको हमने बताया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, हाँ जी। सून और चून, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, मन को आनंद भी मिलेगा और एक तुरंत याद आ जाएगा। याद आ आप जाएगा। इसमें देखिए, दोनों ऊपर की जो लाइन है, नीचे की लाइन है, दोनों पंक्तियां बिल्कुल बराबर की है। बोलने में भी आप इसको गा करके बोल सकते हैं, ये जो दोहा है हाँ इसको जी। गा करके बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो साहित्य है वो एक ललित कला है, और इसमें कारीगरी होती है, इसमें इसके कुछ आधार होते हैं, और उस आधार के हिसाब से ये आगे बढ़ती है। तो मगर सर उनको लिखा कैसे जाए, गद्य पद्य को पद्य कैसे लिखा जाएगा? देखिए पद्य लिखना अभी तो पद्य का इस तरीके से रहा है कि पहले तो पद्य जो तुकांत रहता था, मात्राएं रहती थी, और छंदबद्ध रहता था। लेकिन अभी आजकल की जो समय है उसमें ऐसा रहा नहीं। मैं आपको आपकी ही कुछ किताबों से दिखाता हूँ। मैं आपकी पुस्तक है समर्पण, हाँ। तो उसी में देखिए ये कहा है यहाँ पर कि राहतों की बारिशों को हम जब भूल जाएंगे, इसलिए कहते हैं और शान से रहते हैं, मत होने दो राहतों की बारिश, आदत खराब मत कीजिए, मेहनत से जो मिले उसे पाने दीजिए।
अब इसमें कहीं कहीं पर तुक है, आदत खराब मत कीजिए, मेहनत से जो मिले उसे पाने दीजिए। हाँ। अब यहाँ पर तुक मिलाया है, लेकिन ये उतना संतुलन नहीं है। लेकिन आजकल के आधुनिक युग में कविताओं ने एक अलग रूप ले लिया है। कविताएं किस हाँ। तरीके से हुई हैं? कविता जो है वो पद्य दो तरह का होता है। एक होता है कि क्या कहते हैं, एक काव्य, काव्य में हाँ। एक होता है कि महाकाव्य, और एक ये होता है मुक्तक। एक मुक्तक कहलाता है, एक महाकाव्य सर कहलाता ये काव्य के प्रकार हैं सर। है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ हाँ काव्य का। जी। कविता का होता है एक प्रबंध काव्य होता है, हाँ जी। और एक होता है मुक्तक। हाँ। दो तरह की कविताएं होती है। एक प्रबंध काव्य, प्रबंध माने पूरा प्रबंधित करके रखा गया है। तो जो प्रबंध काव्य के ऊपर होता है उसमें दो तरह की कविताएं आती है प्रबंध काव्य में, महाकाव्य और खंड काव्य। खंड काव्य। तो कविता दो भागों में विभाजित होती है, एक है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक। एक है प्रबंध और दूसरा है मुक्तक। प्रबंध जी। में आपके महाकाव्य आता है और खंड काव्य आता है। तो महाकाव्य और खंड काव्य आजकल बहुत कम लिखे जाने लगे हैं। महाकाव्य तो खैर बहुत ही कम लिखा जाने लगा है। हाँ जी। अब जैसे महाकाव्य में होता है पूरी जीवनी किसी नायक नायिका की रहती है। जैसे हाँ। रामचरितमानस, राम। रामायण, ये राम। महाकाव्य है। महाकाव्य। ये महाकाव्य है। या महाभारत एक महाकाव्य है, ग्रंथ महापुराण। है। तो इस तरीके से ये महाकाव्य हो गए। खंड काव्य जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर एक खास खंड के, काल खंड के समय के लिए कहा जाता है। हम्म। जैसे मान लीजिए अगर चाणक्य का, अगर आप चंद्रगुप्त को लेकर के और चंद्रगुप्त के राजा तक बनने तक, वो अगर उस पर अगर कोई कविता काव्य लिखा जाए तो वो खंड काव्य होगा। वो खंड काव्य होगा। हम्म। तो इस तरीके से हमारे कवि मित्र ने एक अभी हाल ही में खंड काव्य लिखा है, ग्रामा। ग्रामा जी। उन्होंने लिखा है। तो ये खंड काव्य होता है। दूसरा होता है, ये तो हो गया प्रबंध काव्य के भीतर। कविता दो तरह की होती है, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक। मुक्त। प्रबंध काव्य में महाकाव्य होता है और खंड काव्य होता है। मुक्तक में दो तरह के होते हैं मुक्तक, एक तो सुनने वाले और एक गाने वाले। गाने वाले। अब जो इनमें भी मुक्तक जो होते हैं वो छंद के अनुसार होते हैं, और कुछ मुक्तक स्वतंत्र होते हैं, मुक्त छंद होते हैं। जो छंद के अनुसार होते हैं, जैसे दोहा, हाँ जी। चौपाई, सोरठा, कुंडलियां, ये या आल्हा या घनाक्षरी या गीतिका, हरि गीतिका, ये सब जो है छंदबद्ध है। इनकी मात्राएं नियमित होती है, हाँ जी। इतनी मात्राएं रहेंगी। तो उन मात्राओं के हिसाब से ये ये मुक्तक कहलाएंगे। लेकिन ये मुक्तक जो होते हैं छंद के शास्त्र के अनुसार होते हैं। इनमें छंद तो यानी कि नियम के इसमें एक अनुसार से काव्य रखा की जाता है। विधा है ये सर। तो सर काव्य की विधा काव्य की, की, ये हाँ, सभी काव्य काव्य की की विधाएं विधा। हैं। हाँ। काव्य की विधाएं, काव्य की जो दो मेन है वो प्रबंध और मुक्तक। मुक्तक में बहुत सारे विभाजन हुए। हाँ। मुक्तक हाँ। में बहुत सारे विभाजन हुए हैं। उसमें जैसे छंद वाला है। अब छंद के अंदर दो तरह के छंद होते हैं, एक मात्रिक, जैसे रहीमन असुआ नयन ढरी। अब इसमें अगर गिना जाए तो रहीमन असुआ नयन ढरी, इनमें मात्रा गिनी जाए, ये जितनी मात्रा होगी। तो अभी देखिए आप, रहीमन असुआ नयन ढरी, जिये दुख प्रकट करे। अब ये जो जिये दुख प्रकट करे ही है, इसकी मात्राएं और रहीमन असुआ नयन ढरी, दोनों की मात्राएं की अलग अलग। रहीमन असुआ नयन ढरी, जिये दुख प्रकट करे, जाहि निकालो गेहते। पहला वाला और ये वाला, हाँ रहीमन जी। असुआ नयन ढरी और जाहि निकालो गेहते, इनमें मात्राएं बराबर है। तो तो यानी सर इनके अपने मात्राएं गिन के भी काव्य लिखा जाता है। मात्राएं पहले तो लिख करके ही लिखा जाता, मात्राएं गिन करके ही पहले लिखा जाता था। रामचरितमानस की जितनी चौपाई है उनकी मात्राएं बराबर हैं, सब में 16-16 मात्राएं हैं। आप कहीं पर भी ऐसा गिन करके देख लीजिए। इतना हाँ बड़ा सर। महाकाव्य इन्होंने लिख दिया तुलसीदास जी ने,
उसमें सारी मात्राएं उनके नियम के अनुसार है। वो नियम नहीं जानते रहे होंगे या जानते हो, लेकिन जब उन्होंने लिखा तो मात्राएं अपने आप आ गई। यही तो कला है। हाँ सर, यही ठीक। कला है। अभी और जिससे हम लोग अभी आप, अनभिज्ञ हैं, हम लोग नहीं जानते, हाँ कई लोग नहीं जानते सर, सिर्फ रामायण पढ़ते हैं, बट उन्हें नहीं पता हाँ, कि उसमें से 16 मात्राएं आई हैं जो। जी जी। हाँ अब सर। ये जैसे ये कबीरदास जी के जितने भी दोहे हैं, हाँ सारे दोहे बैलेंस्ड है, संतुलित है, उनमें मात्राएं हैं। आप देखिए, रहीमन असुआ नयन ढरी, और उधर जो मंदिर मस्जिद तोड़ के वो जो उन्होंने कहा लिखा है, उनकी मात्राएं और इसकी मात्राएं बराबर रहेंगी। कबीर चाहे वो कबीरदास जी लिखे हो, चाहे तुलसीदास जी लिखे हो, चाहे हम लिखे, चाहे आप लिखे, अगर दोहा लिखेंगे तो उसकी मात्राएं उतनी रखनी मात्रा ही एक पड़ेगी। ही आनी चाहिए। जी, मात्राएं इस तरह से उसकी बराबर, जो उसका नियम है उसके हिसाब से मात्रा आनी चाहिए। सही। अब जैसे देखिए, राम शंभुधन भंजन हारा, वही है कोई के दास तुम्हारा। लास्ट। अब इन दोनों की जो मात्राएं जो है वो बराबर है, 16-16 मात्राएं। हाँ ये जी। चौपाई हो गई। अब ये चौपाई और वो जो इससे पहले दोहा कहा हमने, जो उदित उदयगिरि मंच पर, तो वो जो दोहा है, लेकिन हाँ वो जी। दोहा इस चौपाई में नहीं जुड़ेगा, दोहा अलग है। दोहा अलग है। तो उसकी उसका जो छंद है, उसकी जो मात्राएं हैं और इसकी मात्राएं अलग है। तो मात्राएं बहुत जरूरी होती है अगर आप अपनी कविता को एक एक लय और सुर और ताल देना चाहते हैं। मात्राएं बहुत जरूरी होती है, वो हम कभी मात्राएं बहुत डिस्कस जरूरी करेंगे हैं जब सर। चाहे हम जब बोलें, छंद के बारे चाहे में। हम लिखें, मात्राएं तो हर चीज में जी, जरूरी है सर। मात्राएं जरूरी है। उसके बाद मात्राओं के अलावा आपको कहीं भी रुकना पड़ता है। हाँ। ऐसा नहीं कि सरपट आप बोलते चलिए। अगर आप सरपट बोलेंगे तो सुनने वाले को एक अजीब सा एक अटकन लगेगी। हाँ। जैसे राम रुको मत जाओ, राम के बाद आपने रोक दिया, राम रोक। रुको, रुको मत जाओ। ठीक है, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि राम जाओ। अगर जाओ। इसको आप कहें राम रुको मत जाओ, मत। अगर आपने राम रुको के बाद रोका अपने को, तो हम्म, उसका मतलब अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा। और सब वही राम, शब्द तो होते हैं जो शब्द के अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। जी, इस तरीके से क्या कहते हैं कि पर अभी तो तमाम पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में, अखबारों में भी गलत गलत तरीके से आता रहता है। एक बार कहीं हमने पुराना एक एग्जाम्पल पढ़ा था, संसद में कहीं बोला गया था, पंडित नेहरू द्वारा हत्याकांड पर चर्चा। हम्म, अब इसको देखने से लग रहा है कि पंडित नेहरू ने हत्या किया है। ऐसा नहीं था। पंडित नेहरू द्वारा हत्याकांड पर चर्चा। चर्चा। तो अब ये जो है, पंडित नेहरू ने हत्या हत्या किया है या पंडित नेहरू हत्याकांड पर चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें पता नहीं चल रहा है। हाँ। वहां पर आपको थोड़ी गति और यति की जरूरत होती है, थोड़ा सा पूर्ण विराम अर्ध विराम इनकी जरूरत पड़ती है। हाँ जी। तो ये रखना पड़ता है, और उससे जोर आता है आपको। आप भाषा को एक अच्छी तरीके से बता सकते हैं, शब्द का जोर दे सकते हैं, कौन सा शब्द किस जगह पे ज्यादा प्रभावशाली होगा, उसको आप जोर दे सकते हैं। तो अभी छंद के अनुसार होना है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी जो जिस तरीके से साहित्य चला आ रहा है भक्तिकालीन टाइम पे, उस समय ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में बहुत सारे पद्य रचे गए हैं। सूरदास जी ने, तुलसी जी ने, मीरा जी ने, तमाम कबीर जी ने तमाम रचनाएं की हैं। और वो रचनाएं इतनी अधिक रही कि उनसे हिंदी पनप गई, हिंदी का एक साहित्य बन गया। ठीक। आज भी हम लोग उन रचनाओं को पढ़ते हैं। वो सब सारी के सारे गाने वाले हैं, लय में हैं। आप देखिए जितने भी भजन आते हैं, तुलसीदास के भजन, सूरदास के भजन, मीरा के भजन, वो सब म्यूजिक और संगीत में आते हैं। लेकिन अभी जो लिखा जा रहा है, जो गद्य में लिख रहे हैं लोग कविता, हाँ जी। उसको आप उसको गा गा नहीं नहीं सकते सकते। सर। अभी जैसे मैंने आपको एक आपकी हाँ। समर्पण की कविता सुनाई थी, उसको आप गा नहीं सकते। नहीं गा सकते उसको सर। बोल सकते, हाँ। वाचन दे सकती, उसमें भाव है, उद्गार है, उसमें जोश है, ठीक है, लेकिन उसको आप गा करके सुना नहीं सकते। गा नहीं सकते। अब ऐ यानी कि मेरे वतन के लोगों, कविताओं के भी दो ऐ मेरे, प्रकार हो गए। हाँ, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
तुम याद करो कुर्बानी। अब इसमें देखिए दोनों में बैलेंस्ड है, आप इसको गा सकते हैं अच्छे तरीके से किसी धुन में बिठा कर। लेकिन वो आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, वो आता उसको नहीं गा सकते, हाँ उसको जी। बोल सकते हैं। तो ये जब छंद आप देंगे, जब छंद में मात्राएं रहेंगी तो वो उसमें लय, सुर, ताल और गाने की जो प्रतिभा है या गायन के रूप में आप उसको आगे ले जा सकते हैं, वो सही छंदों के साथ। सही है सर। आप ऐसे ही हमें ज्ञान देते रहिए, हिंदी को हमें अब सरल बनाना है। और आज सिर्फ़ आपने टॉपिक्स जो बताए हैं जी काव्य के बारे में, उनको हम एक-एक करके क्लियर करेंगे और फिर दोबारा जी मिलेंगे आपसे हम लोग। अगले रविवार को दोबारा मिलते हैं। जी जी। तब तक के लिए बहुत नमस्कार। बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आप सब इसी तरह से लम्हे ज़िंदगी के साथ जुड़ते रहिए। जो आपके सवाल हों, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिनके सवाल के जवाब सर देंगे। और हम मिलते हैं अगले रविवार को, इसी समय 3 बजे। नमस्कार।